सुभद्रा अपने दो बेटों चंदू और रमेश और उनकी पत्नियों के साथ पार्वतीपुर में रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। दीप्ति एक धनी परिवार की लड़की थी। वो हमेशा लैपटॉप पर काम करती रहती और फोन पर बात करती। जी सर, मैं इसकी जांच करूंगी और आपको भेज दूंगी। हो सकता है कोडिंग में कोई छोटी सी गलती हो गई हो, ठीक करके फाइल भेजती हूँ। वो कॉल खत्म करके लैपटॉप पर फिर काम करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मीनाक्षी को खेती करना पसंद है और वो मवेशियों की देखभाल भी करती है। अंधेरा हो रहा था और सुभद्रा चिंतित थी और बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। सिंक झूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। अंधेरा हो रहा है और मीनाक्षी किसी भी समय खेतों से आ जाएगी और सीधे रसोई में जाएगी, और जब रसोई में बर्तनों से भरा सिंक देखेगी तो दोनों जेठानी देवरानी का झगड़ा होगा। हे भगवान, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहा है? सुभद्रा, हम जो बोते हैं वही तो काटते हैं। तुम्हारी एक बहू सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरी किसान है। ये तुम्हारे अपने कर्म हैं। अब इसका फल भी तुम्हें ही भुगतना होगा। मैं इससे बच तो नहीं सकती, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए भगवान। सुभद्रा को कहीं से कोई आवाज फिर सुनाई नहीं देती। जब भगवान ही कुछ नहीं बोल रहे और चुप हो गए हैं तो होने दो जो होता है। मैं भी अपने कानों को रुई डाल के बंद कर लूंगी और भगवान से प्रार्थना में लगूंगी। मीनाक्षी घर पहुंचती है, आंगन को धूल से भरा देखती है और फिर वो हॉल में जाती है। वहां अपनी सास को आंखें बंद करके प्रार्थना करते हुए देखती है। फिर वो रसोई में जाती है और जब उसे बर्तनों से भरा सिंक दिखाई देता है तो वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है। तभी उसकी सास अपनी थोड़ी सी आंख खोलती है, पर जब वो अपनी किसान बहू को गुस्से में देखती है तो फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन मीनाक्षी अपनी सास को देख लेती है। सासू माँ, बहुत हो गया ये तुम्हारी झूठ मूठ की पाठ पूजा का नाटक। अब अपनी आंखें खोल ही लो। सुभद्रा सोचती है कि अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं। मीनाक्षी, अरे तुम कब आई खेतों से? रसोई का काम पूरा कर लिया क्या? बाकी सब चीजें तो मैं संभाल ही लेती हूँ, लेकिन कम से कम जिन बर्तनों में आप लोग खाते हो, क्या उन्हें धोकर भी नहीं रख सकते? मैं ये सब काम करने वाली कोई नौकरानी नहीं हूँ, आपकी किसान बहू हूँ मैं। इतना तो आपको भी ख्याल रखना चाहिए। मीनाक्षी की बातें सुनकर सॉफ्टवेयर बहू हॉल में आ गई। मीनाक्षी, मैं कोई हवा से उड़कर इस घर में नहीं आई। सासू माँ अपने लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहू चाहती थी। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम सॉफ्टवेयर हो या चाइना बाजार से आई हो, लेकिन तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो और घर की साफ सफाई करना या सिंक में बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। इतना ही कहा। मैं एक सॉफ्टवेयर बहू हूँ और पैसे कमा रही हूँ और मेरे पास ये सब करने का कोई समय नहीं है। ये सब काम तुम भी कर सकती हो। तुम्हारे पास खाने का समय है, पीने का समय है और तो और बाहर जाकर घूमने का समय भी है। बस तुम्हारे पास बर्तन धोने और आंगन साफ करने का समय ही नहीं है। ये बात समझ नहीं आती। देखो, तुम खेती का काम कर रही हो, इस काम से तुम्हारी कोई कमाई तो नहीं होती। तुम्हारे काम में तो दिमाग की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे समय समय पर खुद को अपडेट भी करना पड़ता है। मेरा काम ऐसा नहीं कि बीच बीच में उठकर सिंक में पड़े बर्तनों को धोऊं। ये क्या बात है? हर बार तुम यही कहती हो कि मेरी कोई कमाई नहीं। तुम इतने ताने क्यों मारती हो? देखो, एक बात ध्यान से सुनो। इस पूरे घर में मैं ही कमाने वाली सदस्य हूँ और तुम में से किसी के पास कोई नौकरी नहीं। सब मेरी तनख्वाह पर निर्भर हो। हमारे पतियों के पास भी कोई नौकरी नहीं है। याद रखो, मेरी तनख्वाह से चलता है ये घर। तुम्हारी बात एकदम गलत है। मैं भी खेती की चीजों से घर भरती हूँ। ये पैसे कमाने के बराबर ही है। सासू माँ, बोलो ना कुछ। आपने क्यों मुंह में दही जमा रखा है? घर कैसे चलता है? इसके कोई पैर हैं क्या? आप मजाक में बात मत उड़ाओ। मैं पहले से ही चिड़ी हुई हूँ। मुझे अपनी बातों से और मत चिढ़ाओ। मुझे बताओ, क्या आप दीप्ति की कमाई से पूरा घर चलाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों की कमाई से घर चल रहा है। अगर ऐसा है तो अगले 6 महीनों में देखते हैं कि कौन कितना कमाता है। तब पता चलेगा कि किसकी कमाई ज्यादा है। बोलो, तैयार हो? मैं मानती हूँ हम दोनों बहुएं हैं, लेकिन हम दोनों कमा रही हैं, तो चलो घर का काम भी इसी तरह बांट लेते हैं। हम दोनों घर का काम करते हैं। तो ठीक है, मैं सुबह करूंगी और तुम रात में। और अब रात हो रही है तो जाओ काम करो। मीनाक्षी मनी मन सोचती है, अभी रात हो रही है इसलिए अभी काम से बचने के लिए तुम मुझसे करने को कह रही हो, लेकिन देखना दिन में तुम्हारे पास दुगना काम होगा। ऐसा सोचते हुए वो सीधे रसोई में चली जाती है।
बड़ी चालाकी से मैंने मीनाक्षी को ज्यादा से ज्यादा काम पकड़ा दिया। अब उसे रात के खाने के बाद सभी बर्तन धोने होंगे और इसीलिए मुझे सुबह कोई बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। फिर सुबह और दोपहर के भोजन के बाद अगर हम बर्तनों को साफ किए बिना रख देंगे तो मीनाक्षी को ही बर्तनों की सफाई करनी पड़ेगी। फिर वो मुझे काम करने के लिए नहीं कह सकेगी। ऐसा सोचकर वो भी वहां से चली गई। सास सुकून से थी कि चलो अब दोनों बहुओं के बीच काम का बंटवारा हो गया है। इस तरह रात चैन से गुजर गई। अगले दिन सुबह मीनाक्षी कोई काम नहीं करती और सीधे खेतों में हल चलाने के लिए निकल जाती है। जुताई पूरी करने के बाद वो मजदूरों को पौधे लगाने के लिए बुलाती है और उसके बाद वो टमाटर के बागानों में जाती है और वहां भी पौधों को पानी देती है। हल चलाने का काम पूरा कर वो ट्रैक्टर से नीचे उतर जाती है। फिर वो मोटर चालू करती है और टमाटर के पौधों को पानी देने जाती है। इधर दीप्ति सुबह 8 बजे बिस्तर से उठती है। मीनाक्षी ने रात में सारे बर्तन तो धो ही लिए होंगे, अब मुझे बस जाकर खाना ही तो बनाना है। ऐसा सोचकर दीप्ति सिर्फ खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। चूल्हे पर गंदगी और सिंक में झूठे बर्तन देखकर वो चौंक जाती है। वो काम करती ही जाती है और मन ही मन मीनाक्षी को कोसने लगती है। मीनाक्षी टमाटर के बगीचे के पास सिर पर एक बड़ी टोकरी लिए रंगैया को आते देखती है। ये सब क्या है मैडम? ये बची हुई सब्जियों और उनके छिलके से बनी खाद है। इसे जैविक खाद कहते हैं। आप उस खाद का क्या करोगी? तुम्हें बगीचे के बीच में बिठाकर खिलाऊंगी। वो काली खाद लेकर बगीचे में छिड़कने लगती है। मीनाक्षी अपने हाथों से बनाई गई खाद को बगीचे में डालती है और इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। एक तरफ दीप्ति फोन पर किसी से टेंशन में बात किए जा रही थी और उधर मीनाक्षी अपने बगीचे और अपने लगाए हुए सभी पौधों को देखकर बहुत खुश थी। वो सारे टमाटर और धान बेचती है और अपने कमाए हुए पैसे लेकर घर आती है। दीप्ति भी अपने हाथों में वेतन लेकर उत्साह से हॉल में आती है। दोनों आकर अपनी सास के सामने खड़ी हो जाती हैं। तो आज मेरी दोनों बहुओं के नतीजे का दिन है। चलो सॉफ्टवेयर बहू, तुमसे शुरू करते हैं। बताओ। मेरी 6 महीने की सैलरी 2,50,000 है सासू माँ। अपनी किसान बहू से पूछिए। अब तुम बताओ किसान बहू। करीब 3 लाख। सुनकर दीप्ति चौंक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दीप्ति मीनाक्षी के पास गई और बोली, सॉरी मीनाक्षी, अब से हम सब मिलकर काम करेंगे और हम अपनी इनकम की तुलना नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ मिलकर रहेंगे, है ना? ठीक है दीदी, मैं यही चाहती थी। उन दोनों को एक बात पर सहमत देखकर सुभद्रा को राहत मिली। पसीना नगर नाम के एक गांव में गंगा नाम की एक महिला रहती थी। उसके 2 बेटे थे और वो उनकी शादी करना चाहती थी, जिससे वो अपनी बहुओं से अपना सारा काम करा सके। ऐसा सोचकर वो अपूर्णा और रावली नाम की 2 लड़कियों की शादी वीरेश और सुरेश से कर देती है। दोनों दुल्हनों के घर में आने पर गंगा को उम्मीद थी कि वो उसकी देखभाल करेंगी। एक दिन गंगा ने सामने के बरामदे की सफाई शुरू की और जब अपूर्णा ने ये देखा तो वो तुरंत दौड़ती हुई उसके पास आई और उससे झाड़ू ले ली। ये क्या सासू माँ, आप ये सब क्यों कर रही हो? आपकी बड़ी बहू अभी जिंदा है, मरी नहीं है। मेरे रहते आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आप फिर से ये सब करते मत दिखना। ऐसी बात नहीं है बहू, मुझे कुछ भी मत बताओ सासू माँ। वैसे आपको पता है आप कौन हो? मैं तुम्हारी सास हूँ। नहीं, आप इस घर की मालकिन हो, मुखिया। तो घर में रानी की तरह बैठा करो। अगर मैं रानी की तरह बैठूंगी तो हर कोई सोचेगा मैं कितनी घमंडी हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं तो सोचने दो, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ कोई काम नहीं करना। सामने के आंगन से अपूर्वा की बातें सुनकर गंगा रसोई में आती है। वो देखती है कि सिंक झूठे बर्तनों से भरा है। वो बर्तन साफ करने लगी। तब तक रावली रसोई में आ गई और अपनी सास को देखा। ये क्या सासू माँ, आपको क्या लगता है आपकी बहू मर गई है क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ काम कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है बहू? हाँ सासू माँ, मैं हूँ ना। आप एक तो रसोई में आ गई और इतना ही नहीं, बर्तन भी साफ करने लगी। अपना काम खुद करने में कोई बुराई नहीं है ना? जिस थाली में मैंने खाया है उसे मैं आपसे साफ नहीं करवा सकती। इस तरह दोनों बहुएं सास को किसी तरह का काम नहीं करने देती। 10 मिनट के बाद बड़ी बहू
सूखे मेवों से भरा हुआ उपमा लाती है और उसे गंगा को परोसती है और छोटी बहू रावली पानी लाती है। उनकी सास जब नाश्ता करना शुरू करती है तो बड़ी बहू सास को पंखा झलती है। ऐसी अच्छी और प्यारी बहुएं पाकर मैं तो धन्य हो गई। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दे, जीती रहो। और वो उसे अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद देती है। कुछ देर बाद जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा दोनों ही बहुएं नदारद थीं। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर में उसे समझ आया कि वो तो एक सपना देख रही थी। वो धीरे धीरे बेडरूम से हॉल में आती है। हे भगवान, ये सब तो बस एक सपना था। अगर सच में ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सपना कभी सच होगा। कोई नहीं। उदास मन से वो किचन में आती है। झूठे बर्तन सिंक में पड़े थे और किचन गंदा पड़ा था। वो गुस्से में किचन से बाहर आ गई। सामने का आंगन भी बिखरा पड़ा था। अब उसके पास आंगन को साफ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। नाम के लिए 2 बहुएं हैं, लेकिन घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। हर कोई जानता है कि मैं परिवार की मुखिया हूँ और घर में मेरी ही चलनी चाहिए, लेकिन मैं ये जो सब काम करती हूँ उसकी मुझे ही पता है। जब मैं घर में नौकरानी लगाने के लिए कहती हूँ तो सब कहते हैं कि 2 बहुओं के होते हुए नौकरानी की क्या जरूरत, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि काम करती हूँ मैं। पहले तो वो आंगन की सफाई करती है और पानी छिड़ककर रंगोली बनाती है। फिर हॉल में आती है तो बहुओं को सोफे पर बैठी देखती है। सासू माँ, मुझे बूस्ट वाला दूध दे दो जरा। मुझे बूस्ट नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए। अभी तुम मुझे बहुओं की तरह नहीं, पेटू शैतानों की तरह दिख रही हो और मुझे नौकरानी बनाकर खुद सारे मजे लूट रही हो। तुम दोनों की सेवा कर करके मेरे हाथ दुखने लग गए हैं। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती। आप हमें गलत समझ रही हो। बड़ों ने भी तो कहा है मैं अपनी सास में अपनी माँ को देखना चाहिए। हम आपको माँ की तरह ही देख रहे हैं और आपसे माँ के प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। अरे उसका मतलब है तुमको सास की देखभाल करनी है, उससे कोई काम करने के लिए नहीं कहना है, समझी? एक माँ हमेशा क्या करती है, बच्चे को जो अच्छा लगे वो खाना बनाती है और उनके लिए सब कुछ साफ सुथरा रखती है। आपके लिए भी हम ऐसे ही हैं। हम भी ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक माँ की तरह बन जाओ, ना कि एक सास की तरह हुक्म। इसका मतलब है मुझे तुम पेटू बहुओं के लिए हमेशा खाना बनाकर खिलाना होगा। इतना कहकर वो किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तब तक दोनों बेटे तैयार हो जाते हैं और बाहर आकर अपने अपने दफ्तर चले जाते हैं। कुछ देर बाद बहुओं को किचन से अच्छी महक आने लगी। गंगा कई तरह के व्यंजन बनाती है, जैसे फिश करी, मटन करी, चिकन करी और कई अन्य चीजें, और उन्हें टेबल पर सजा कर रख देती है। दोनों बहुएं तो थी ही पेटू। जैसे ही गंगा ने खाना मेज पर रखा, वे दोनों लपक कर खाने लगी। वे ऐसे खा रही थी जैसे जाने कितने जन्मों से भूखी हो। उन्हें देखकर काम की न काज की, 10 मन अनाज की, गंगा बड़बड़ाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गंगा बीमार पड़ गई। वो बिस्तर पर थी और उसमें खाना बनाने की ताकत नहीं थी। आखिर में जब इन पेटू जेठानी देवरानी के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो किचन में आई। रावली, मैं चावल पकाती हूँ, तुम सब्जियां काट लो। मैं सब्जी बनाऊंगी और तुम कपड़े धो लेना। हाँ, मैं कपड़े धो लूंगी, तुम सासू माँ के लिए खाना परोसना और पैरों की मालिश करना। इस तरह दोनों जेठानी देवरानी आपस में घर का सारा काम बांट लेती हैं। सबसे पहले वे किचन में का काम पूरा करती हैं। बाद में एक सास के लिए खाना लाती है और एक उसके लिए पानी। बहुओं को देख सास की आंखों में आंसू आ गए। जेठानी देवरानी दोनों बीमार गंगा की हर संभव सेवा करती हैं। अपूर्णा उसे अपने हाथ से खिलाती है और रावली उसके पैरों की मालिश करती है। अब आपको कैसा लग रहा है सासू माँ? क्या आपको और कुछ चाहिए? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। उदास मत होइए सासू माँ, आपको कुछ नहीं होगा। हम हैं ना आपकी देखभाल करने के लिए। इस हालत में हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनकी बातें सुनकर गंगा आंसू बहाने लगी। मुझे माफ कर दो तुम लोग। जब मैं ठीक थी और ये सब काम कर पा रही थी, तुम दोनों को मनी मन गालियां दे रही थी। आपका आशीर्वाद हम दोनों पर हमेशा बना रहे।
उस दिन से तीनों ने एक साथ मिलकर सारा काम बांट लिया।